गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग फिट होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर को लेते हैं, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में शुरू होता है। उसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि 1916 से पहले कैसे जो है कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल, नरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल 3 नेता थे। उनमें जो है एक यही जो आपके जो बीजी तिलक हैं, उन्हें उसमें गरम दल के एक नेता ये बीजी तिलक हैं, ये मांडले जेल में चले गए थे, गिरफ्तार होकर मांडले जेल में थे और 1915 में ये छूट कर आए हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ होम रूल आंदोलन 1916 में। और ये होम रूल शब्द जो है सबसे पहले ये कॉमनवेल्थ पत्रिका या पेपर, इसमें बात आई है। और एक आयरिश महिला थी जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बहुत ही कर्मशील, जुझारू और उग्रवादी दिमाग की महिला थी। और जैसे ये आंदोलन उग्रवाद से 1916 में होम रूल शुरू होता है, तो वो उसी शब्द को लेती हैं और उन्होंने कहा कि अब जो है उग्रवाद छोड़कर हम शिक्षा, राजनीति और चैतन्यता पर काम करेंगे। और वहीं से काम शुरू हुआ और उसी में होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट के साथ बीजी तिलक भी आ गए। और अब आप देखें कि होम रूल आंदोलन जो है उसमें एनी बेसेंट मद्रास में अडयार है स्थान, वहाँ इनका केंद्र था और उन्होंने वहीं से शुरू किया। इनका जो प्रमुख केंद्र था और इनके 2 पेपर, एक पहला है कॉमनवेल्थ और दूसरा है मद्रास स्टैंडर्ड। ये मद्रास का इंग्लिश का पेपर था। इन्होंने वो पेपर, वहाँ जो प्रेस था वो घाटे में चल रहा था, इसको खरीद ली और अपने से इसका नाम दिया न्यू इंडिया। इन दोनों पेपर के माध्यम से इन्होंने होम रूल आंदोलन को बहुत विधिवत तरीके से चलाया। इनका जो कार्यक्रम था सितंबर 16 में शुरू हुआ और उसके पहले बीजी तिलक मराठा और केसरी 2 पत्रों के माध्यम से इन्होंने शुरू किया था। अब आप लोग ध्यान दें, मराठा पेपर नाम तो मराठा है, लेकिन ये पेपर इंग्लिश में छपता था। ये पेपर इंग्लिश में छपता था और केसरी जो पेपर था वो जो है मराठी में छपता था। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। अब मैं बताऊं कि जो ये दोनों पेपर थे उसके माध्यम से, और इनका जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र बीजी तिलक का, वो था पूना। पुणे से ये अपना जो है होम रूल आंदोलन चला रहे थे। और इन्होंने महाराष्ट्र में 2 उत्सव चलाए थे, एक शिवाजी उत्सव, एक गणपति उत्सव। इन दोनों माध्यमों से ये लोग जो है होम रूल आंदोलन को विधिवत खूब धार दे रहे थे। और ये काफ़ी जो है भारत में, जैसे आपका ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्थानों में बहुत ये होम रूल आंदोलन चला। और धीरे धीरे 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया, तो अब उसमें जो बातें सुधार की आई, तब श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि अब सुधार हो रहा है और हमको जो है, तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है होम रूल कम पड़ने लगा। और उसी में एक बात आई आपकी राउलेट एक्ट 1918 में। राउलेट एक्ट 1918 में आया। एक अधिकारी थे, उनका नाम था सिडनी राउलेट। 1918 में अंग्रेज़ों ने
यहाँ पर जब देखा कि कैसे जो है यहाँ के नागरिक जो है उग्रवादी होते जा रहे हैं और वो स्वतंत्रता लेने को बहुत उत्सुक होते जा रहे हैं, इसी स्वतंत्रता जो उत्सुक नौजवान हैं उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, रौलट एक्ट वो भारत आया। और रौलट एक्ट का था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना किसी कोई ऐसा अपराध ना हो, कुछ ना हो, उसके पहले ही जो है उस रौलट एक्ट के द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसकी अवधि 2 वर्ष तक थी कि 2 वर्षों तक वो जेल में उसको डाल दिया जाएगा। और ये जान लीजिए कि ये रौलट एक्ट कुल मिलाकर इसका काम था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको दबाना। और रौलट एक्ट का विरोध हमारे देश में शुरू हो गया और धीरे धीरे ये विरोध जो है बहुत बढ़ गया। और इस विरोध का सबसे बड़ा कारण जो है 6 अप्रैल 1919 गांधी जी, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 15 में वापस आ गए और उनका जो है चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर आपका जो है अहमदाबाद में 1800 में मिल आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन। और उसी में गांधी जी उभरते हुए क्रांतिकारी थे उदारवाद के। उन्होंने एक डेट रखा कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में इस रौलट एक्ट का विरोध किया जाएगा। और रौलट एक्ट का सबसे बड़ा विरोध आपका पंजाब और लाहौर में शुरू हुआ। लाहौर उस समय भारत में ही था, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। और जब ये विरोध शुरू हुआ उसके पहले जैसे पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, महात्मा गांधी मुंबई से ट्रेन में बैठे कि मैं चल रहा हूँ पंजाब, और हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से पुनः उनको जो है ट्रेन बैठा दिया गया महाराष्ट्र के लिए और वो मुंबई चले गए। और यहाँ पर जो है ये आंदोलन बहुत ही विस्तृत रूप में आ गया। और 9 अप्रैल 1916 को डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू 2 लोगों को रौलट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई तो जनता और आंदोलित हो उठी और 10 अप्रैल को कुछ साथी जो है वो डीसी के यहाँ, डिप्टी कलेक्टर के यहाँ गए और धरना देने कि भाई हमारे जो साथी हैं उनको छोड़ दिया जाए, बेवजह उनकी कोई गलती नहीं है फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहाँ पे जो डीसी था उसने अपने सैनिकों से कहा कि गोली चला दो, और वहाँ पर 10 हमारे क्रांतिकारी जो वहाँ पर बैठे थे वो हताहत हुए, उसमें 5 लोग मर भी गए। उसी से जो है हमारी जो क्रांतिकारी लोग थे वो बहुत जो है अपने आवेश में आए और उनमें जो है खून खौलने लगा। उन्होंने बहुत सारी ट्रेन, डाक, तार और आपके जो है बहुत सारे सरकारी चीज़ों को क्षति पहुंचाए, आग लगा दिया। और फिर जो है ये आंदोलन बढ़ता गया। अब बात मैं बताऊं 13 अप्रैल 1919। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार पंजाब में बहुतायत मात्रा में मनाया जाता है। और उस दिन जो है
वो जो जलियांवाला बाग था वो लगभग 7 एकड़ का वो बाग है और उसमें 5 गेट हैं। वो गेट भी छोटे छोटे गेट हैं और उसी मेन गेट से जो है वो उस समय वहाँ पशु मेला भी अगल बगल लगता है। और ये कम से कम 60-70 जो क्रांतिकारी थे उसी जलियांवाला बाग में बैठ करके अब ये लोग मीटिंग कर रहे थे। और वो जो मेला लगा था उसमें भी बहुत सारी भीड़ आई थी। वो भीड़ भी जो है उस वहाँ से पशु मेले से धीरे धीरे इसी में जलियांवाले बाग में आने लगी। लगभग 10,000 से ऊपर जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और वहाँ अंग्रेज सिपाही लगे हुए थे, कई सिपाही थे वहाँ पर। लेकिन वो उसके पहले मैं बता दूं आपको, वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था कि अब जो है किसी प्रकार का भीड़ कहीं लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन जो अंग्रेज सिपाही थे, अधिकारी थे, वो चाहते तो भीड़ को वहीं रोक देते, लोग जलियांवाले बाग में प्रवेश न करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके मन में आ गया था कि हम जो है अब शक्ति के बल पर, बंदूक की नोक पर इन भारतीयों को डराएंगे और मारेंगे। जो माइकल ओडायर था, जो अंग्रेज अधिकारी था, वो पूरे जब 2 से 5 के बीच में समय, जो 2 बजे से 5 बजे की भीड़ 10,000 से ऊपर भीड़ हो गई, तब वो जो है वो अंग्रेज अधिकारी माइकल ओडायर, जनरल डायर के निर्देशन पर पूरे बाग को घिरवा लिया और लगभग जो है उसने 1600 राउंड गोली चलवाया, जिसमें जो है कई हजार व्यक्ति मारे गए। ये लिखित है, कम से कम ये मान लिया कि 1000 के ऊपर, 1500-2000 के बीच में मारे गए थे। लेकिन जो उनकी रिपोर्ट आई वो बताया कि नहीं, केवल 380 व्यक्ति मारे गए। अब यहाँ तक मैं बता दूं कि 6 सप्ताह की एक बच्ची, जिसकी सबसे कम उम्र थी 6 सप्ताह माने 1.5 महीने, और 80 साल के वृद्ध उस जलियांवाले बाग में आए थे। और जब इनकी गोली इन्होंने चलाना शुरू कर दिए, तब जो है उसमें एक कुआं था जलियांवाले बाग में। बहुत सारे जो स्त्रियां, बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो जो है उस कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए कि हो सकता है हम लोग गोली जान गंवाने से अच्छा कुएं में कूद जाएंगे तो पैर हाथ टूटेगा, बचे रहेंगे। लेकिन वो उसमें भी नहीं बचे रहे। जब वो लाशों को निकाला गया तो लगभग उसमें 400 के लगभग लाशें निकली थी। और जब इसका जो है ये रौलट एक्ट, जब इतना बड़ा उपद्रव हो गया, तब अंग्रेज जो है वो एक हंटर कमेटी गठित किए। हंटर कमेटी गठित किए कि ये कैसे घटना, जैसे होता है कि भाई लीपा पोती करने के लिए एक हंटर कमेटी आई। उस हंटर कमेटी में 2 अंग्रेज और 3 जो है भारतीय थे। आप जानते हैं कि जो 3 भारतीय थे, सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के मिले हुए लोग थे। वो अलग से जो है कुछ नहीं कर सकते। जो अंग्रेजों की नीति थी उसी के तहत उन्होंने, उस हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया और उसमें हमारे जो है एक हमारी तरफ से भी, भारतीयों की तरफ से जो है कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी। उसमें महात्मा गांधी थे और आपके जो है मदन मोहन मालवीय थे और जवाहरलाल के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे, मोतीलाल नेहरू। उस कमेटी में ये लोग भी अपना एक कमेटी से निकाले थे, लेकिन आगे चल कर के कुछ हुआ नहीं। तो ये बातें मैं आप लोगों को बताया। अब आगे का जो प्लान है उसको मैं कल अगले लेक्चर में आप लोगों को दूंगा।